प्रसाद, 90 के दशक से लेकर अभी तक जितने भी हत्यारे, जितने भी अपराधी प्रयागराज में तैयार हुए या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में तैयार हुए, उनका हश्र वही हुआ जो श्री प्रकाश शुक्ला का हुआ, जो हुआ अभी जो अतीक अहमद है उसका हुआ। मैं उसी की अपराध की दुनिया से इस वक्त अपने दर्शकों को एक एक करके बड़ी खबर बताऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ अपराध का साम्राज्य चलता था। बताऊंगी आपको कि किस तरीके से यहाँ पे जो फाइलों का एक बड़ा सा बंडल है उसमें एक एक राज खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये बता दूं कि जिस शाइस्ता परवीन की पहचान अभी तक ये सिर्फ रही है कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है, वो शाइस्ता परवीन अब फरार न सिर्फ है बल्कि वो इनामी हो चुकी है। जो 50,000 की राशि अभी तक उस पर थी, वो 50,000 की राशि बढ़ाकर 1 लाख किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यानी किसी भी सूरत में शाइस्ता परवीन को पकड़ना है, किसी भी सूरत में उसको गिरफ्तार करना है, उसके लिए चाहे पुलिस की एक बड़ी टीम अलग अलग जगहों पे मुस्तैद कर दी जाए या फिर इनाम की राशि बढ़ा दी जाए, हर सूरत में शाइस्ता को गिरफ्त में आना ही है। यही सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। लेकिन अब इस वक्त एक और हम दर्शकों को बड़ी खबर बताएंगे। वो जो खबर होगी वो होगी उमेश पाल से जुड़ी हुई। वो उमेश पाल जिसके वजह से असद का इनकाउंटर हो जाता है, जिसकी वजह से गुलाम शूटर का इनकाउंटर हो जाता है और जिसकी वजह से अतीक और अशरफ मारे जाते हैं। और उसी के मामले में यानी राजू पाल का जो मामला था और जो उमेश पाल तक पहुंचा, उसी मामले में अतीक सलाखों के पीछे भी था। और कहीं ना कहीं ये प्रकरण जब बहुत आगे डेवलप हुआ तो हमने देखा कि ये घटना किस तरीके से आगे बढ़ी। तो उमेश पाल से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि एक एक करके अब जो एक वकील है उसका भी नाम सामने आ गया है कि उसके मोबाइल में कहां से फोटो आया, उसने कैसे असद को भेजा। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी भी पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि उमेश पाल का मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। चौबीस फरवरी को उमेश पाल की हत्या उनके ही घर के सामने कर दी गई थी। अतीक का बेटा असद गुर्गों के साथ पहुंचा था और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी जिसमें उमेश पाल की हत्या कर दी गई। लेकिन ये पहली दफा नहीं था जब उमेश पाल को रास्ते से हटाने के लिए अतीक के गैंग ने प्लान बनाया हो। उमेश पाल हत्याकांड का प्लान ABCD। हत्या की कोशिश कई बार हुई थी नाकाम। 24 फरवरी से पहले ही उमेश पाल की हत्या का प्लान बना था, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार वो प्लान फेल हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड का प्लान A। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि अतीक गैंग ने उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के लिए इन्वेस्टर समिट के वक्त को चुना था। 10 से 12 फरवरी के बीच का प्लान था कि इन्वेस्टर समिट के दौरान मर्डर का प्लान था। अरशद, नियाज और गुड्डू मुस्लिम इस प्लान में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इन्वेस्टर समिट के दौरान उमेश पाल की हत्या करने का मकसद इंटरनेशनल लेवल पर देश की साख को खराब करना था, लेकिन हत्याकांड में शामिल कुछ शूटरों ने मना कर दिया था। उमेश पाल हत्याकांड का प्लान B। प्लान A फेल होने के बाद प्लान B तैयार किया गया था, जिसके मुताबिक प्रयागराज में दहशत फैलाने की तैयारी थी और इसके लिए अतीक गैंग ने नया प्लान तैयार किया था। कोर्ट के बाहर हत्या का प्लान था, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। इसके बाद एक और प्लान बनाया गया था, उमेश पाल हत्याकांड का प्लान C। सूत्रों के मुताबिक एक के बाद एक प्लान फेल हो रहे थे और कैसे भी करके उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने की फिराक में अतीक के गुर्गे जुटे हुए थे। इसके लिए तीसरा प्लान तैयार किया गया। प्रयागराज के किसी भी चौराहे पर हत्या का प्लान, तीसरा प्लान भी फेल हुआ, जिसके बाद एक आखिरी प्लान तैयार किया गया, उमेश पाल हत्याकांड का प्लान D। इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी, जिसमें घर के बाहर ही उमेश पाल को घेरना था, दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम देना था। 24 फरवरी को उस हत्याकांड को अंजाम भी दिया गया।
जब गाड़ी से ही उमेश पाल उतरे तो उन पर हमला कर दिया गया था और इस दौरान बम से भी हमला हुआ था। लखनऊ से लेकर प्रयागराज और प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़, ये 3 जगह ऐसे हैं जहां से खबरें इस तरीके की मिल रही है कि तैयारियां उस तरीके से चल रही है, पूछताछ उस तरीके से चल रही है, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो या शाइस्ता परवीन हो, कोई भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर ना हो। मैं सीधे अपने सहयोगी अमित का रुख करूंगी। अमित इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अमित, जब भी यूपी की माफिया, यूपी के गुंडे और यूपी के अपराधी एसटीएफ का नाम सुनते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके, क्योंकि इस एसटीएफ का गठन ही हुआ था श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधियों को ढेर करने के लिए। अब वही टीमें इस वक्त ये तय कर रही है कि शाइस्ता परवीन पे जो इनाम की राशि है 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख रहने वाली है। इसके अलावा क्या क्या तैयारियां चल रही है, लखनऊ में क्या हलचल है, वो जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, यूपी एसटीएफ लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। 50,000 रुपया का इनाम अभी तक शाइस्ता परवीन के ऊपर था, जो अब बढ़ाकर उसे 1 लाख करने के लिए विचार किया जा रहा है। बाकायदे इसकी इजाजत जो है शासन से ली जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शाइस्ता परवीन को लेकर यूपी एसटीएफ लगातार रेड कर रही है, अपने मुखबिरों से लगातार बातचीत कर रही है। दूसरी तरफ गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ दिनों पहले उड़ीसा गई थी यूपी एसटीएफ की टीम, वहां पर एक शख्स से पूछताछ की थी और अब जो जानकारी निकल के आ रही है यूपी एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक उड़ीसा इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो सकता है गुड्डू मुस्लिम। बीच में वो फिराक में था कि वो पश्चिम बंगाल में जाए और वहां पर किसी छोटे मोटे केस में वो अपने आप को सरेंडर करा दे। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, बरेली जेल से 11 फरवरी को का एक एक्सक्लूसिव सीसीटीवी विजुअल्स निकलकर सामने आया है जो न्यूज 18 इंडिया के पास है। और उस सीसीटीवी में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो मृतक अशरफ, यानी जो छोटा भाई अतीक अहमद का था अशरफ, जो बरेली जेल में बंद था, उससे मुलाकात करने के लिए 11 फरवरी को तमाम शूटर्स, गुड्डू मुस्लिम हो, असद जिसका एनकाउंटर झांसी में हुआ, गुलाम और अरमान, ये जो तमाम शूटर्स थे, ये तमाम शूटर्स 11 फरवरी को उससे मुलाकात करने के लिए बरेली जेल के अंदर गए हुए थे। और ये मीटिंग जो है 3 घंटे तक चली थी। ये सबको मालूम है कि एसटीएफ की टीम किस तरीके से काम करती है और आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं सबसे बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बताने जा रही हूँ, वो एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे, एक ऐसी बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे जिस खबर को देखकर आपको ये पता चलेगा कि उमेश पाल मर्डर से कुछ रोज पहले क्या कदम उठाए गए थे और क्या कुछ हालात बने थे। यानी इस वक्त की जो सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे बड़ी जो खबर है वो असद, गुड्डू और उसके सहित और कुछ शूटर्स के बारे में, जो अशरफ से मिलने जाते हैं, बाकायदा उस जेल में मिलने जाते हैं जहां पे वहां पे सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया है तो उसके जरिए ये पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। और जो अशरफ उमेश पाल मर्डर केस से अभी तक दूर था, यानी उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही थी, अब ये तस्वीर सामने आ चुकी है, ये खबर सामने आ चुकी है कि अशरफ भी मास्टरमाइंड था, यानी अशरफ से भी बातचीत की गई थी। ये जो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उस वीडियो के आधार पर हम अपने दर्शकों के सामने ये यकीनन कह सकते हैं कि अशरफ के साथ प्लानिंग की गई, क्योंकि जो मारने वाला गुलाम है वो दिख रहा है, जो असद है वो दिख रहा है। ये 2 तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। 11 फरवरी को ये मुलाकात होती है, 2 तस्वीर देखिए और ये पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि 11 फरवरी को मुलाकात होती है और 24 को उमेश पाल मारा जाता है। यानी इस बात को आपस में कैसे न लिंक करके देखा जाए कि इस मुलाकात का और इस मर्डर का आपस में कोई कनेक्शन है। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और दोनों तस्वीर को दिखाने के साथ साथ और मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करूंगी। प्रियंका, हम जो अपराध की दुनिया है, अतीक की हर मंजिल पे एक कहानी है, वहां से अपने दर्शकों को बड़ी बातें, बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले तो उमेश पाल मर्डर पे मैं फोकस करूंगी, फिर एक और सवाल आपसे पूछूंगी। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो 2 तस्वीर हमने अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए इस वक्त दिखाई है, यानी 11 फरवरी को मुलाकात, और मुलाकात में कौन, वो असद, वो गुलाम जो कि मारे जा चुके हैं, और अशरफ से मिलना है और 24 को मर्डर हो जाती है, यानी अशरफ की भूमिका भी बहुत संदिग्ध है।
देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, जो हमारे सहयोगी अमित भी बता रहे थे, इससे सवाल भी कई उठते हैं, क्योंकि देखिए जेल प्रशासन पे कई सवाल इसको लेकर उठते हैं, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से मिलने का एक तय समय होता है, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मूव की जाती है, एक वक्त में केवल एक ही शख्स को मिलने की इजाजत होती है। हमने वीडियो में देखा कि तमाम लोग सब साथ में आ रहे हैं और आधा घंटा ही एक शख्स वहां पर मिल सकता है, पर यहां पर बताया जा रहा है कि 2.5 घंटे के तकरीबन वो बरेली जेल में रहे हैं, जहां पर पूरी कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट किया गया है, जहां पर पूरी साजिश रची गई है। तो ये तमाम चीजें, और उसके कुछ दिनों बाद उमेश पाल का मर्डर हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं तमाम वो डॉटेड लिंक्स हैं जिनको जोड़ने की अब फिलहाल जरूरत है। और इस वीडियो के सामने से आ जाने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी इस दिशा में कहीं ना कहीं तेज होगी कि ये प्लॉटिंग प्लानिंग बरेली जेल के अंदर कैसे हुई। तो सवाल जेल प्रशासन पे भी इस माध्यम से उठते हैं। लेकिन रीमा, जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, मैं अतीक अहमद के कार्यालय में मौजूद हूं, और जब हम गुनाहों की बात कर रहे हैं, वहां पर अगर आप देखिए कार्यालय में अभी भी ऐसे कई पन्ने, ये देखें जरा आप, ये एक पन्ना नजर आ रहा है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का पन्ना है, और यहाँ पर नीचे अंगूठा लगाया गया फूलमती सिंह का, ये अंगूठा जहां पर लगातार जबरन लोगों से जमीन अपने नाम करवाने का आरोप। ऐसे कई पेपर यहाँ आप देखें, ये तमाम पेपर, ये देखें आप, एक के बाद एक ये तमाम पेपर वो जहां पर लोगों के अंगूठे लगवाकर उनकी जमीनों को अपने नाम अतीक अहमद ने कराई। ये कार्यालय में थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट खंगालने के बाद ये तमाम चीजें जो हमें मिल रही हैं, ना केवल ये किस तरह अपने दबदबे का इस्तेमाल अतीक अहमद करता था, उसकी भी तस्दीक यहाँ पर पड़े लेटर्स कर रही है। देखिए एक लेटर यहाँ पर है जो कि प्रियंका, मैं आपके जरिए ये एक्सक्लूसिव जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके जरिए मैं समझूंगी और दर्शकों तक ये खबर पहुंचाऊंगी भी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स जरिए बताते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जो नए वीडियो आए हैं उससे क्या कुछ पर्दाफाश हुआ है। दरअसल दावा यह किया गया कि बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड की ये पूरी साजिश रची गई थी, और ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अतीक अहमद के भाई अशरफ से गुड्डू मुस्लिम जेल में जाकर मिला भी था। इतना ही नहीं, इस दौरान अतीक अहमद का बेटा असद भी अशरफ से मुलाकात करने जेल में गया था, और गुड्डू मुस्लिम और असद के साथ ही शूटर गुलाम हसन और उस्मान भी बरेली जेल गए थे मुलाकात करने के लिए। और ये वीडियो 11 फरवरी का है, यानी कि उमेश पाल हत्याकांड से 13 दिन पहले बरेली जेल में ये मुलाकात हुई। और इसको मुलाकात को लेकर दरअसल ये दावा किया गया कि जेल के अंदर करीब 3 घंटे तक ये मीटिंग चली थी। और ऐसे में जबकि इस वीडियो के बाद एक एक करके तमाम राज फाश हो रहे हैं कि किस तरह से जेल के भीतर बैठकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई और किस तरह से ये तमाम आरोपी जेल के भीतर ही एक बेहद अहम साजिशकर्ता से मिलने गए। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर यह है आयशा नूरी से जुड़ी हुई, जिसके इस अर्जी पर सुनवाई होनी है प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में, और उसकी अर्जी में सरेंडर से जुड़ी हुई बातें कही गई है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रहे हैं वो आयशा नूरी से जुड़ी हुई, यानी जितने भी अतीक के परिवार, जितने भी अतीक के सगे संबंधी हैं, उन सबको आरोपी बनाया गया है, उन सब पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और यही वजह है कि एक एक करके अब अदालतों से वो कहीं ना कहीं अर्जी के जरिए वो मांग रहे हैं वक्त की, हमें सरेंडर करने का वक्त मिले या फिर हमें सहूलियत मिले, हमारे ऊपर इस तरीके से एक्शन ना हो। तो इस वक्त एक और जो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे, और ये अपराध की दुनिया दिखाते दिखाते देखिए हर जगह पे जो राज बिखरे हुए हैं, जहां से पुलिसकर्मी या मीडिया कर्मी को कुछ ना कुछ ऐसा पता चल जा रहा है जिससे अतीक के घिनौनी सच्चाई के बारे में पता चलता हो। लेकिन यहाँ गुड्डू मुस्लिम का भी वास्ता था, इस जगह से गुड्डू मुस्लिम का भी वास्ता था, और उसी गुड्डू मुस्लिम की धरपकड़ को लेकर इस वक्त पुलिस की मुस्तैदी, एसटीएफ की मुस्तैदी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी गुड्डू मुस्लिम किसी भी सूरत में पकड़ा जाना चाहिए। वो गुड्डू मुस्लिम जो एक वक्त में जब अपराध की दुनिया में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पे क्या कदम उठाए गए थे? कदम ये उठाए गए थे कि अतीक ही वो इकलौता चेहरा था जिसने उसकी जमानत करवाई, और उसके बाद अतीक का शागिर्द वो बन गया और तब अपराध की दुनिया में खुद को स्थापित किया। लेकिन क्या वाकई वो गुड्डू जिसका आपराधिक रिकॉर्ड ये कहता है कि उसने हर आतंकवादी के साथ, हर माफिया के साथ, हर गुंडे के साथ उसने गद्दारी की और उसका हश्र अतीक अहमद जैसा हुआ, तो क्या इस बार भी उसने कोई ऐसा ही कदम उठाया है? लेकिन
लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, एक और बड़ी खबर यह है कि इस घटनाक्रम में दो पहलू ऐसे सामने आए जहां अतीक अशरफ का मर्डर होता है और उसके पहले असद और गुलाम का एनकाउंटर। इन दोनों को ही लेकर आयोग का गठन हो चुका है। असद और गुलाम को लेकर एनकाउंटर किस तरीके से हुई, एनकाउंटर कहीं कुछ संदेह की स्थिति में तो नहीं है, इसको लेकर भी एक जांच आयोग का गठन हो चुका है। यानी वो जांच आयोग की टीम ये तय करेगी कि सब कुछ सही है या नहीं, क्योंकि एनकाउंटर को लेकर हर बार कुछ लोग सवाल उठाते हैं। और न्यायिक आयोग का गठन हो चुका है किस मसले को लेकर, अतीक और अशरफ के ऊपर जो हमला हुआ, जो उनको मार गिराया गया, उसको लेकर भी न्यायिक आयोग जाकर गठन हो चुका है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये पूरा प्रकरण किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कैसे एक एक करके सब सारे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और शाइस्ता परवीन जो चेहरा है उसकी गिरफ्तारी को लेकर कैसे टीमें गठित हो चुकी है। या फिर इस बीच जो सबसे बड़ी जानकारी है, वकील जो थे, दो वकील थे अतीक अहमद के, अभी एक विजय मिश्रा, हालांकि वो पब्लिकली आकर बयान देते हैं, लेकिन एक जो पहले वाले वकील थे उनके बारे में ये खबर आ रही है कि उन्होंने क्या कदम उठाया था। उन्होंने उमेश पाल का एक फोटो भेजा था असद को। असद वो है जिसने उमेश पाल को मारते हुए उसका सीसीटीवी फुटेज पब्लिकली आ गया था, सबके सामने आ गया था। तो अब वकील को भी आरोपी बना लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को ये दे रहे हैं कि वकील भी अब आरोपी है, सिर्फ नाते रिश्तेदार नहीं, सिर्फ करीबी नहीं, सिर्फ मुर्गे नहीं। अब वो वकील जो कि अदालतों में पक्ष रखा करता था अतीक अहमद का, उसको भी आरोपी बना लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। और एक और अर्जी डाली गई है, एक और अर्जी ये डाली गई है कि अतीक अहमद की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से कदम उठाए गए थे, क्या वो सुरक्षा नाकाफी थी, इसको लेकर एक अर्जी डाली गई है। उस अर्जी का क्या कहना है, उस अर्जी में कौन कौन सी बातें हैं, वो भी सिलसिलेवार तरीके से इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक ही अर्जी नहीं बल्कि ऐसी कई अर्जियां डाली गई है। एक आयशा नूरी की हम बता चुके हैं, इसके अलावा जो अतीक के दो नाबालिग बच्चे बाल सुधार गृह में है उनको लेकर भी अर्जी डाली गई है। उस अर्जी में ये कहा जा रहा है कि इनको गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अर्जी को लेकर यही है। अतीक अहमद और अशरफ भले ही मारे गए हो, लेकिन हालात यही बने हुए हैं।